नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डरर सेंट्रल, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने का वादा करती है। आज की कहानी आपको ले जाएगी कोकण के उस हिस्से में जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रहस्यों के पर्दे में छुपी एक भयावह सच्चाई है। याद रखिए, डर सेंट्रल की हर कहानी में डर की असली जड़ें हमारे अपने समाज, परंपराओं और उन जगहों में छुपी हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। तो लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू होती है मॉनसून भूत बंगला का रहस्य। कोकण के तटीय इलाके में जहां हर बारिश की बूंद हवा में घुली हुई नमी के साथ सड़कों को धो देती है, वहां एक गांव था, माधवपुर। इस गांव की गलियां हमेशा कीचड़ से भरी रहती, नारियल के पेड़ झूमते और हर घर के बरामदे में एक चाय की महक घुली होती। गांव के बाहर दो पहाड़ियों के बीच एक खंडहर नुमा ब्रिटिश कालीन बंगला खड़ा था, जिसे गांव वाले भूत बंगला कहते थे। सदियों पुराना, अब टूटता झड़ता, मगर उसकी छतों, खिड़कियों और दालानों में एक अजीब सी सिहरन अब भी बाकी थी। इस कहानी का हीरो है रघु। रघु वही है जिसे आप हर छोटे शहर के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। एक साधारण सा लड़का जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी, चेहरा थका थका, आंखों में हल्की सी बेचैनी और हमेशा माथे पर चिंता की लकीरें। रघु गांव का इकलौता टूर गाइड था, लेकिन कोरोना के बाद टूरिज्म वैसे ही ठप हो गया था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रघु का परिवार भी उसके सिर पर था। बीमार माँ, स्कूल जाती छोटी बहन और कर्ज में डूबा घर। मुश्किलें इतनी कि कभी कभी रघु शराब की बोतल में अपना दर्द डुबो देता, लेकिन शराब से न पेट भरता था, न कर्ज उतरता था। एक दिन बारिश में भीगा भीगा रघु गांव की एक चाय की दुकान पर बैठा था। चाय की दुकान का वो कोना जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां दोहराते, वहां आज सिर्फ रघु और दुकानदार बापू थे। बापू की उम्र 60 के पार, झुकी कमर, मगर आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी। रघु बेटा, आज फिर अकेला? बापू ने चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा। रघु ने गहरी सांस लेकर कप थाम लिया। क्या करें बापू, रोज कोई ना कोई चिंता घेरे रहती है। कभी माँ की दवाई, कभी बहन की फीस, ऊपर से बारिश ने खेती भी चौपट कर दी। बापू ने धीमे से कहा, बेटा, हर गांव की अपनी मुसीबत होती है, लेकिन ये बंगला, इसे दूर ही रहना। न जाने कितनों ने अपनी किस्मत आजमा ली, मगर वापस सिर्फ डर ही लाए। रघु ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसकी बातों से खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। तभी दुकान के बाहर से पंडित नंदू गुजर रहे थे। धोती में लिपटा, हाथ में छाता, माथे पर चंदन की लंबी रेखा। अरे रघुआ, सुना है फिर से बारिश में फंस गया, घर कब जाएगा? रघु ने हंसने की नाकाम कोशिश की। पंडित जी, बारिश में कहाँ कोई सवारी मिलती है, और टूरिस्ट भी तो अब आते नहीं। सोच रहा हूं कुछ नया करना चाहिए। पंडित नंदू ने गहरी सांस ली, फिर फुसफुसाते हुए बोला, कुछ नया? वो बंगला मत छेड़ना बेटा। जितनी चुपचाप उसकी दीवारें हैं, उससे कहीं ज्यादा शोर उसके अंदर है। हमारे बड़ों ने भी वहां पांव रखने से मना किया है। रघु का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन मन के कोने में एक नया ख्याल कुलबुलाने लगा था। रात जब रघु घर लौटा, उसकी मां खांस रही थी, बहन स्कूल की फीस के लिए रो रही थी, और घर के बाहर साहूकार पैसे मांगने आया था। घर की दीवारों पर सीलन की रेखाएं, पुराने बल्ब की पीली रोशनी और दरवाजे के पीछे रखे उधार के गेहूं के बोरे, सब कुछ रघु को उसकी मजबूरी याद दिला रहे थे। माँ की कमजोर आवाज, बेटा कुछ इंतजाम कर, इस बार स्कूल का नाम मत कटवाना। बहन की सिसकियां और बाहर बेमौसम बिजली की गड़गड़ाहट। रघु ने उस रात छत के नीचे लेटकर पूरी रात करवटें बदली। अगली सुबह रघु ने मोबाइल के पुराने मॉडल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, हॉन्टेड मॉनसून स्टे एट ब्रिटिश भूत बंगला, डेयर टू स्पेंड अ नाइट। पोस्ट डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में कहीं उम्मीद थी कि शायद कोई जवाब आ जाए। गांव के लड़कों ने रघु का मजाक उड़ाया, ये तो जिंदा भूत बना घूम रहा है। मगर रघु जानता था उसके पास खोने को कुछ नहीं। कुछ ही घंटों में मुंबई और पुणे के युवाओं के मैसेज आने लगे। एडवेंचर, हॉरर, इंस्टाग्राम, इन सब का कॉकटेल था वो पोस्ट। किसी ने पूछा, सच में डरावना है? किसी ने लिखा, कितना चार्ज करोगे भाई? एक लड़की ने इमोजी भेजी,
रघु ने सबको जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आओ, बाकी सब यहीं पता चल जाएगा। 2 दिन बाद 3 टूरिस्ट, एक कपल राहुल और अनु और उनका दोस्त आकाश भारी बैग और कैमरे लिए माधवपुर पहुंचे। स्टेशन पर रघु उन्हें लेने गया। स्टेशन की दीवारें घाई से ढकी, प्लेटफॉर्म पर गीला मिट्टी और ट्रेनों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। आकाश पहली बार गांव आया था। उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों थे। रघु ने उन्हें गांव से बाहर कीचड़ भरी पगडंडी पर ले जाकर बंगले के सामने खड़ा कर दिया। बारिश की बूंदें शीशम के पुराने पेड़ों से गिरती, छत धीरे धीरे रिसती और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। बंगले के गेट पर जंग लगे ताले की आवाज, सीढ़ियों पर जमे गाय और जंगली घास के बीच से गुजरते हुए सबकी सांसें तेज हो गई थीं। रघु ने दरवाजे का ताला खोला। लकड़ी की दरवाजा चरमरा उठा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके सीने में छुपा राज बाहर निकाल दिया हो। टूरिस्टों ने हंसते हंसते अंदर कदम रखा। बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा है। राहुल ने कैमरा घुमाते हुए कहा, ये लो अनु, इंस्टाग्राम रील के लिए एकदम परफेक्ट। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस रात गुजार लो, असली मजा तभी आएगा। बंगला अंदर से और भी भयावह था। फर्श पर जगह जगह पानी, दीवारों पर सीलन से उभरे अजीब आकार और कोनों में मकड़ी के जाले। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत और एक तरफ टूटी हुई झूमर लटक रही थी, जैसे अभी गिर पड़ेगा। खिड़कियों पर कांच का रंग उतर चुका था और बाहर से आती बारिश की बूंदें हर चीज को और रहस्यमय बना देती थीं। शाम होते होते बंगले के कोनों में अंधेरा गहराने लगा। बिजली नहीं थी, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी। हर कोना नमी से सना, फर्श पर छप छप पानी और दीवारों पर सीलन से उभरे चेहरे जैसे आंकड़े। बंगले की छतें इतनी पुरानी थीं कि हर बूंद के टपकने की आवाज किसी के पैरों की आहट से लगती। अनु ने धीमे से कहा, यहां सच में कुछ अजीब है राहुल, ये हवा अलग लग रही है। आकाश ने डरते हुए पूछा, रघु भाई, ये बंगला वाकई डरावना है या बस पैसे कमाने का धंधा है? रघु ने हंसते हुए कहा, डरावना है या नहीं ये तो रात बताएगी। रात के करीब 9 बजे हवा तेज हुई और खिड़कियां अपने आप खुलने छटकने लगी। बाहर झींगुरों की आवाज, अंदर खामोशी और सिर्फ मोमबत्तियों की कांपती लौ। कपल के बीच हल्की सी फुसफुसाहट। अनु ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अगर कुछ हुआ तो ना, राहुल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना, डर मत। लेकिन उसकी भी आवाज हल्की कांप रही थी। ठीक उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। आवाज इतनी धीमी, इतनी करुण कि सुनने वाले के दिल में अजीब सा डर समा जाए। टूरिस्टों ने सोचा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन रघु का चेहरा पीला पड़ गया। रघु ने बहाना किया, शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही होगी। मगर उस रात हर घंटे कुछ अजीब हुआ। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी शीशे पर उल्टी परछाइयां नाचने लगती, कभी दीवारों पर नाखूनों जैसी लकीरें उभर आती, तो कभी छत से पानी के साथ किसी के बाल टपकते दिखते। आकाश की आवाज कांपने लगी, यार ये तो हद हो रही है। अनु, तुझे डर नहीं लग रहा? अनु ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। रघु ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर डर से उसकी सांसें तेज थीं। रात गहराती गई। पुराने फर्नीचर की चीख, दीवारों पर उभरती नमी की शक्लें, हर कोने से आती फुसफुसाहटें, छत पर पानी की बूंद का गिरना और अचानक कभी खिड़की के कांच पर किसी के हाथ का निशान। आकाश ने मोबाइल की फ्लैश जलाकर हर कोना देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अनु ने राहुल के कान में फुसफुसाया, ये बंगला सच में श्रापित है, मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लग रहा। राहुल ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, बस थोड़ा और, सुबह होते ही निकल जाएंगे। रात के 12 बजे जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, आकाश की चीख सुनाई दी, कोई है यहां मेरे बिस्तर के पास? रघु दौड़कर पहुंचा। देखा आकाश कांप रहा था और उसके बिस्तर के पास गीले बालों वाली सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई दिखी। सबने टॉर्च चलाई, मगर वहां कोई नहीं था। आकाश की सांसें तेज थीं, आंखें डरी हुई। मैंने देखा, वो यहीं थी, वो मुझे देख रही थी। अनु ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल ने उसे सीने से लगा लिया। रघु ने टूरिस्टों को समझाया,
शायद थकान है, नींद में सपना आया होगा, मगर रघु खुद बुरी तरह डर गया था। उसे अपने दादा की बातें याद आईं। बचपन में जब दादा ने कहा था, उस बंगले में बंधी है एक आत्मा जो सिर्फ बारिश में जागती है। हमारे खानदान ने उसे बांधने के लिए तांत्रिक से खास पूजा करवाई थी। कभी उस ताले को मत खोलना। रघु ने सोचा, क्या सच में उसने कोई भूल कर दी? रात के बाद के घंटे और भी भयावह थे। हवा में एक अजीब सी तेज बदबू भर गई थी। घर के कोनों से कभी कभी किसी के कदमों की आवाज, ऊपर की मंजिल से गिरती छत की बूंदें और हर दरार से आती ठंडी हवा की सरसराहट। अनु ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई हमारे कमरे के बाहर घूम रहा है। राहुल ने दरवाजा खोलकर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा, लेकिन सीढ़ियों पर एक गीला उल्टा पैर का निशान। रघु ने बत्ती जलाने की कोशिश की, मगर बिजली जा चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में दालान की दीवारों पर पानी की लकीरें ऐसे बह रही थीं, जैसे कोई चेहरे रो रहा हो। हर कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई अनजानी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा हो। रात के करीब 3 बजे बंगले के बाहर की बारिश और तेज हो गई थी। अचानक बंगले की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक पल के लिए सन्नाटा और घुप अंधेरा। टूरिस्टों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी घुमाई, सीढ़ियों के पास एक सफेद साड़ी में भीगती औरत की परछाई दिखी। उसके बाल गीले, चेहरे पर साया और उसके कदम उल्टे। आकाश ने घबराकर चिल्लाया, कोई है वहां, वो देखो। रघु ने सबको शांत कराने की कोशिश की। शायद कोई भ्रम है, बारिश की वजह से कोई परछाई बन गई होगी। मगर उसकी आवाज खुद कांप रही थी। आकाश ने घबराकर चिल्लाया, कोई है वहां, वो देखो। रघु ने सबको शांत कराने की कोशिश की। शायद कोई भ्रम है, बारिश की वजह से कोई परछाई बन गई होगी। मगर उसकी आवाज खुद कांप रही थी। टूरिस्टों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। बंगले की हवा अब भारी और ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया हो। रात के बाकी घंटे बस डर, सिहरन और बेचैनी में बीते। आखिर सुबह होने लगी। बाहर की बारिश थम गई। रोशनी हल्की हल्की फैलने लगी। टूरिस्ट हंसते हंसते तस्वीरें खींच रहे थे। क्या जगह है, क्या मिस्ट्री है। किसी ने इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया। रघु ने पैसे लिए, सबको विदा किया, लेकिन मन में बेचैनी थी। उस रात रघु अपने घर पहुंचा तो माँ की हालत बिगड़ी हुई थी। उसकी बहन की आंखों में डर था। माँ बड़बड़ा रही थी, वो आ गई, वो बंगले वाली फिर से। रघु ने घबराकर पूछा, माँ किसकी बात कर रही हो? माँ ने कांपते हुए कहा, जिसे तेरे दादा ने बांधा था। बारिश में ही आती है वो, घर को घेर लेती है, किसी की जान लेती है। भूल कर दी बेटा ताले को खोलकर। रघु को समझ में आया कि उसकी लालच ने न सिर्फ बंगले को बल्कि उसके परिवार को भी खतरे में डाल दिया है। अगली रात जब बारिश और तेज हो गई, रघु के घर के बाहर अजीब सी सरसराहट और औरत के गाने की आवाज गूंजने लगी। बहन खिड़की के पास गई और अचानक बेहोश हो गई। रघु ने बहन को उठाया, मां को संभाला और भागकर गांव के मंदिर पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियां कीचड़ से भरी, शंख की धीमी गूंज और अगरबत्ती की खुशबू हवा में थी। वहां पंडित नंदू पहले से मौजूद था। बेटा, मैंने कहा था ना, उस बंगले का ताला मत खोलना। अब वो आत्मा आजाद हो गई है। तुझे अपने पुरखों की डायरी पढ़नी होगी, तभी बच पाएगा। रघु ने पूछा, कहाँ है वो डायरी? पंडित ने कहा, तेरे दादा के कमरे में, पुराने संदूक में। रघु भागता भागता घर पहुंचा। संदूक खोला। उसमें एक पुरानी सीली डायरी थी। उसके पन्नों में लिखा था, अगर बंगले का ताला खुले तो बारिश की रात तांत्रिक पूजा फिर से करनी होगी, नहीं तो चुड़ैल पूरे खानदान पे कहर ढा देगी। रघु ने पंडित को लेकर रात में ही बंगले का रुख किया। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता दिखाई नहीं देता था। दोनों कीचड़ में फिसलते गिरते बंगले पहुंचे। बंगले के अंदर घुप अंधेरा और हवा में बदबू थी। दीवारों पर नमी की लकीरें, छत से टपकती बूंदें और कोनों में छुपी परछाइयां। तभी रघु को ऊपर की मंजिल से फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, ऊखली चामुंडाये विच्छे। तभी बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने देखा, सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत उतर रही थी। चेहरा ढंका हुआ, पैर उल्टे। पंडित ने चिल्लाकर कहा,
आंख मत मिलाना रघु, मंत्र पढ़ता जा। रघु कांपती आवाज में डायरी से मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल की हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। कर्कश, डरावनी, औरत और जानवर के बीच की कोई आवाज। पंडित नंदू ने तांत्रिक पूजा के लिए सिंदूर, नींबू और काले धागे निकाले। रघु ने देखा चुड़ैल अब उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें जलती लकड़ी जैसी लाल और बाल चेहरे पर झूल रहे थे। रघु ने डरते डरते मंत्र पढ़ना जारी रखा। चुड़ैल ने फुफकारते हुए कहा, मुझे आजाद कर वरना तेरा खून पी जाऊंगी। पंडित ने कहा, मंत्र तेज पढ़, तेरा कर्ज चुकाना है रघु। रघु ने आंखें बंद कर पूरी ताकत से मंत्र दोहराए। चुड़ैल चीखती रही, बिजली कड़कती रही। अचानक सिंदूर की रेखा बंगले में आग की तरह जल उठी। चुड़ैल ने एक आखिरी भयानक चीख मारी और अचानक बंगले की दीवारों में समा गई। रघु और पंडित सुबह तक बंगले में ही बैठे रहे। बाहर बारिश रुक गई थी। घर लौटे तो मां की हालत सुधर चुकी थी। बहन होश में थी, मगर रघु को अब भी चैन नहीं मिला। अगले हफ्ते एक और टूरिस्ट ग्रुप गांव में आया। वे भी बंगले की कहानियां सुनकर वहां जाना चाहते थे। रघु ने मना किया, मगर लालच फिर सिर उठाने लगा। आखिरकार उसने फिर से बंगले का दरवाजा खोला। इस बार बंगले की दीवार पर खून से लिखा था, हर बार बारिश में कोई ना कोई आएगा, हर बार चुड़ैल आजाद होगी। रघु ने डर के मारे बंगले के बाहर देखा, मगर वहां कोई न था। बस हवा में वही गुनगुनाहट, वही बदबू, वही सिहरन। और कहते हैं आज भी हर मॉनसून जो भी उस बंगले में जाता है वह या तो लौट कर नहीं आता, या लौटता है तो उसकी आंखों में वही अजीब सी लालच और डर की परछाई बस जाती है। डर सेंट्रल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ।